मैंने साफ तौर पर अपने हाथ में 9 सितारा स्पिरिट विच जेड पेंडेंट थाम रखा था, जिससे प्राचीन चरणहीन महारानी को बुलाया जा सकता था। लेकिन मैं मुड़ा और दूसरे के साथ उसकी जगह एक बेकार पत्थर का सौदा कर लिया। सबने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे बेवकूफ समझा। हालांकि वे ये नहीं जानते थे कि मैं बहुत पहले ही सबसे मजबूत सिस्टम से जुड़ चुका हूँ, जो किसी भी लक्ष्य के गुणों को आर पार देख सकता है। और ये पत्थर अपने अंदर ग्रेट सेज हेवनली इक्वल मंकी किंग सन वुकोंग को समेटे हुए है। इस गले से लगाए एक तरफ चला गया, सीधे अपनी उंगली के पोर को काटा और उस सुनहरे खून को समुद्र के किनारे के गोल पत्थर पर टपका दिया। जैसे ही सुनहरा खून अंदर समाया, पत्थर पर छाई धुंधली सी परत धीरे धीरे थोड़ी छंट गई। ये स्पिरिट विच द्वारा मौसम की मार झेला हुआ समुद्र के किनारे का एक गोल पत्थर था, जिसके भीतर एक डेमन स्पिरिट पल रही थी। वो छोटा बंदर वुकोंग था। चूंकि इस डेमन स्पिरिट की क्षमता 10 सितारा तक पहुंचती है और इसके साथ एक भयानक आकाशीय और सांसारिक चमत्कार जुड़ा हुआ है, इसलिए मुख्य स्वामी को एक सही जगह चुननी होगी और सुनहरे खून को पोषण के रूप में देकर 47 दिनों तक इसे पालना होगा, तब जाकर ये बाहर आ पाएगा। ऐसा सिस्टम का निर्देश था। लेकिन इसे स्पिरिट पूल में रखने पर इसे बाहर आने में केवल 2.5 घंटे का समय लगेगा। सिस्टम से आती आवाज को सुनकर मेरी आंखों में तुरंत हैरानी के भाव आ गए। ये सच में 10 सितारा दैवीय क्षमता वाला बंदर था। इसे बाहर आने में सच में बहुत लंबा समय लगता। अच्छा हुआ कि मेरे पास स्पिरिट पूल है। एक तरफ लिंग वुएर ने जब मुझे इतना पक्का फैसला लेते और खून टपकाकर अनुबंध करते देखा, तो उसने भी अब और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने सीधे यिन यांग पेंडेंट पर अपने सुनहरे खून की एक बूंद टपका दी। अगले ही पल यिन यांग पेंडेंट से अचानक एक बेहद चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी। एक विशाल परछाई ऊंचे आसमान में ठहर गई, जिसकी 9 सफेद पूंछें शून्य में लहरा रही थीं, जिससे एक विशाल दानवी बुद्धिमत्ता का एहसास हो रहा था, जिसने पूरे आसमान को चौंका दिया और धरती तथा आसमान का रंग बदल दिया। लिंग वुएर क्लासमेट, बधाई हो आपको 9 पूंछ वाली लोमड़ी महारानी के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने पर। बाकी लोगों ने ये देखा तो वे एक एक करके लिंग वुएर को बधाई देने लगे। जहां तक लिंग मो की बात थी, वे सब के सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हो और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। ये लिंग मो भी कितना बड़ा बेवकूफ है। इतनी अच्छी 9 सितारा स्पिरिट विच नहीं चाहिए थी और उसकी जगह एक टूटा हुआ पत्थर ले लिया। जैसे ही 9 पूंछ वाली लोमड़ी महारानी द्वारा दिखाया गया चमत्कार धीरे धीरे गायब हुआ, वैसे ही लिंग वुएर पहले से ही कई लोगों से घिर चुकी थी और खेल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वहीं मैं सिस्टम से निर्देश मिलने के बाद सीधे उस जगह से निकल गया, इस डर से कि बंदर जब पत्थर से बाहर निकलेगा तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। मैं सीधे टैक्सी पकड़कर जियांगन शहर के बाहरी इलाके में आ गया और फिर एक छोटा सा पहाड़ ढूंढकर उसके जंगलों के अंदर चला गया। 10 मिनट बाद जब मैंने ये पक्का कर लिया कि आसपास कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा, तब मैं एक खुली जगह पर बैठ गया। मैंने सीधे समुद्र के किनारे के उस गोल पत्थर को बुलाए गए स्पिरिट पूल में डाल दिया। स्पिरिट पूल के लिक्विड को सोखने के बाद पत्थर की खुरदरी सतह धीरे धीरे चटकने लगी और उसमें से बेहद चमकीली पंचरंगी रोशनी निकलने लगी। मेरा दिल दहल गया। 9 सितारा सुनहरे रंग का होता है तो असल में 10 सितारा दैवीय स्तर पंचरंगी होता है। जल्द ही 2.5 घंटे का समय तेजी से बीत गया। स्पिरिट पूल में समुद्र के किनारे का वो गोल पत्थर पूरी तरह से अपने खोल को छोड़ चुका था और एक चमचमाते हुए पंचरंगी दैवीय पत्थर में बदल चुका था। पूरे जियांगन शहर का इलाका उस सुनहरे प्रकाश स्तंभ की रोशनी में ऐसे नहा गया था मानो उस पर कोई दैवीय प्रकाश पड़ रहा हो और वो एक अंतहीन चमक से घिर गया था। मैं हूँ ग्रेट सेज हेवनली इक्वल। एक बेहद घमंडी और बेबाक आवाज आसमान में गूंज उठी। इस समय जियांगन शहर के युलिन नंबर 1 हाई स्कूल के भीतर जब सबने आसमान को चीरते हुए उस प्रकाश स्तंभ को गायब होते देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये प्रकाश स्तंभ आखिर क्या चीज है? कहीं ये अनुबंध की आत्मा के प्रकट होने का चमत्कार तो नहीं है? ये तो वुएर की 9 पूंछ वाली लोमड़ी महारानी से भी 10 गुना से ज्यादा भयानक है। इसी के साथ पूरे जियांगन शहर के लोग उस प्रकाश स्तंभ की ओर खींचे चले आए। उन सब ने अपने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखों में गहरा अचंभा था। वहीं युलिन शहर के एसोसिएशन में एक पारंपरिक चीनी पोशाक पहने बुजुर्ग ने जब आसमान को छूते उस प्रकाश स्तंभ को देखा तो उनकी आंखें भी अचानक सिकुड़ गईं। अभी जो आवाज आई थी वो ग्रेट सेज हेवनली इक्वल थी। क्या ये 10 सितारा दैवीय स्तर की अनुबंध आत्मा का नाम है? जल्दी करो, लोगों को लेकर जाओ और मेरे लिए इसकी जांच करो। अगर तुम्हें वो इंसान मिले जिसने ये चमत्कार किया है तो उससे कहना कि अगर वो हमारे युलिन शहर के गिल्ड में शामिल हो सकता है तो हम उसकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। पारंपरिक पोशाक वाले बुजुर्ग ने हॉल के भीतर जोर से चिल्लाकर कहा, जी हाँ प्रेसिडेंट। पहाड़ी जंगल में मैं अपने सामने उस सुनहरे प्रकाश स्तंभ को देख रहा था और अनजाने में ही अपना थूक निगल रहा था। तभी मेरी आंखों के सामने अचानक सोने का कवच पहने, सिर पर पंख वाला मुकुट लगाए और एक लंबा लाल लबादा ओढ़े एक आकृति दिखाई दी। वो शुभ बादलों पर सवार होकर सुनहरे प्रकाश स्तंभ के चक्कर काटते हुए तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। अंत में जब वो मेरे पास पहुंची तो उस आकृति की परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। वहां सिर्फ एक छोटा सा बंदर दिखाई दिया जिसने पत्तों का स्कर्ट पहन रखा था, सिर पर फूलों का एक छोटा सा हार था, हाथ में एक गोल लकड़ी का डंडा था और वो पूरी तरह से रोएंदार था। ये मंकी किंग सन वुकोंग का एक मिनी वर्जन था। अंत में सिस्टम की आवाज गूंजी, अनुबंध आत्मा छोटा बंदर वुकोंग अभी जागृत नहीं हुई प्रजाति, डेमन स्तर पहला चरण, क्षमता 10 सितारा, जन्मजात प्रतिभा, वज्र जैसी अभेद्य काया, गजब की समझदारी, कौशल बालों से क्लोन बनाना, सिर पर करारा प्रहार बांधने की
की कला, विशेष क्षमता, विशाल रूप धारण करना, जागृति मूल्य 1000 में से 0। पूरा होने के बाद एक बार जागृति की जा सकती है। इस छोटे से बंदर के पैनल को देखकर मेरी आंखों में हैरानी का रंग साफ झलकने लगा। भले ही छोटा बंदर अभी जागृत नहीं हुआ था और उसके कौशल बहुत कम थे, लेकिन उसकी प्रतिभा और क्षमता पूरी तरह से दैवीय स्तर के मानकों पर खरी उतरती थी। बधाई हो मास्टर को। डेमन स्पिरिट छोटे बंदर वुकोंग को सफलतापूर्वक बुलाने पर विकास का फीडबैक। अनुबंध की आत्मा अपने कुछ गुणों और क्षमताओं को अपने स्पिरिट मास्टर को वापस दे सकती है। अनुबंध की आत्मा जितनी मजबूत होगी, फीडबैक उतना ही ज्यादा मिलेगा। मेरी स्पिरिट मास्टर की जन्मजात प्रतिभा असल में ये थी, जब छोटा वुकोंग कुछ बार जागृत हो जाएगा या मैं कुछ और स्पिरिट्स के साथ अनुबंध कर लूंगा, तो क्या मैं आगे चलकर खुद भी अजय नहीं हो जाऊंगा? मेरा दिल खुशी से झूम उठा। चूंकि मैंने छोटे वुकोंग को बाहर बुला लिया था, इसलिए मैं उस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुका। अब सबसे जरूरी काम छोटे वुकोंग को ट्रेन करना था। ठीक इसी समय क्लास टीचर किन यूए का फोन आया। उन्होंने कहा कि स्कूल ने दोपहर में एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास रखी है और हर किसी का वहां पहुंचना जरूरी है। किन यूए का फोन काटने के बाद मैंने एक टैक्सी पकड़ी और स्कूल की तरफ चल दिया। आधे घंटे बाद मैं अपने कंधे पर छोटे बंदर को बिठाए यूलिन नंबर 1 हाई स्कूल वापस आ गया और फिर भरपेट खाना खाने के लिए सीधे स्कूल के कैंटीन की तरफ बढ़ा। हालांकि ठीक इसी समय ये कियाओ अचानक 3 लड़कों को लेकर मेरे पास आ गई और उन सब ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। लिंगमो, इस बात का लिहाज करते हुए कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम बस तो घुटने टेकर मुझसे माफी मांगो और अपनी गलती कबूल करो, वरना मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कियाओ, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुमने वुएर के साथ एक बेकार स्पिरिट बदलने की सोची, लेकिन मेरे 7 सितारा स्पिरिट के साथ सौदा नहीं किया। तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रही हो, है ना? दफा हो जाओ, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरे खाने के बीच में मत आओ। और सुनो, तुम्हारे साथ 2.5 साल तक रहने के बाद भी तुम हमेशा वो मरा हुआ मुखौटा पहने रही। मैंने तो आज तक तुम्हारा असली चेहरा भी नहीं देखा। ये बात सुनते ही ये कियाओ की आंखों में तुरंत बेरुखी छा गई। तुम जैसे कचरे के पास अब सिर्फ एक बेकार स्पिरिट बची है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान लड़ाओ। लिनमो, तुम एक नंबर के बेकार इंसान हो। ये कियाओ ने तुम्हें माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब ये कियाओ गुस्सा हो चुकी है। तुम मेडिकल रूम में 10 दिन तक लेटने के लिए तैयार हो जाओ और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम छोड़ने के लिए भी। ये बात कहते ही काका डोंग ने तुरंत अपनी अनुबंध आत्मा को बाहर बुला लिया। मैंने जब उस खूंखार दिखने वाले बीस्ट स्पिरिट को देखा तो मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अच्छा ही हुआ, मैंने अभी अभी छोटे बंदर को अनुबंधित किया है और अभी तक कोई असली लड़ाई नहीं लड़ी थी, तो छोटे बंदर के हाथ साफ करने का ये एक बेहतरीन मौका मिल गया। चूंकि काका डोंग और उसके साथियों ने अपनी अनुबंध आत्माओं को बुला लिया था, इसलिए आसपास काफी भीड़ जमा हो गई। लिनमो की तो अब शामत आ गई। उसकी अनुबंध आत्मा तो बस एक आम बंदर है, अब तो इसे पिटने से कोई नहीं बचा सकता। तभी मैंने एक नजर उस डार्क शैडो वुल्फ पर डाली और फिर अपनी निगाहें ये कियाओ और उसके साथियों पर टिका दी। बेहद शांत आवाज में मैंने कहा, मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। भलाई इसी में है कि तुम अपनी अनुबंध आत्माओं को वापस अंदर कर लो, वरना बाद में रोते मत फिरना। ये बात सुनकर वे तीनों जोर से हंस पड़े। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये सड़ा हुआ बंदर मेरे डार्क शैडो वुल्फ को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? काका डोंग ने ठट्ठा उड़ाते हुए कहा। जब मैंने देखा कि सामने वाला खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहता है, तो मैं बस बेबसी से मुस्कुराया। मैंने अपने कंधे पर बैठे छोटे बंदर की तरफ देखा और कहा, छोटे वुकोंग, इसकी अनुबंध आत्मा को कूट कर रख दो। ये बात मुंह से निकलते ही उस छोटे बंदर ने एक ऊंची छलांग लगाई। उसके हाथ में मौजूद लकड़ी का डंडा अचानक हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। डंडे की तेज रफ्तार से हवा में साए साए की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल चटखने की आवाज आई, जब वो डंडा सीधे डार्क शैडो वुल्फ की कमर पर जाकर लगा। हड्डियां टूटने की आवाज आई और डार्क शैडो वुल्फ का शरीर ढह गया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही सेकंड में डार्क शैडो वुल्फ ने हलचल बंद कर दी, मानो उसकी सांसें थम गई हों। तभी उसका शरीर अचानक एक नीली रोशनी की धारा में बदल गया और वापस उसकी स्पिरिट वस्तु में समा गया। काका डोंग के गले में लटकी भेड़ियों के दांतों वाली माला पर भी तुरंत कई दरारें आ गईं और वो टुकड़ों में टूट गईं। सिस्टम के नोटिफिकेशन को सुनकर मेरे होठों पर एक हल्की न दिखने वाली मुस्कान तैर गई। बहुत बढ़िया, पहली लड़ाई के इनाम के तौर पर मुझे 50 वेकअप पॉइंट्स और एक स्किल स्टोन मिला था। ऐसा लगता है कि आगे चलकर मुझे छोटे वुकोंग को साथ ले जाकर ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना होगा। इस समय तमाशा देख रही भीड़ जब इस आम से दिखने वाले बंदर की इतनी क्रूरता देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, क्या ये बंदर उसी बेकार पत्थर से नहीं निकला था? ये भला एक 5 सितारा स्तर के डार्क शैडो वुल्फ को इतनी आसानी से कैसे ढेर कर सकता है? लिनमो, तुमने इतना खतरनाक वार किया, क्या तुम चाहते हो कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम न दे पाए? रुको, मैं अभी जाकर प्रिंसिपल को बताती हूँ, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हालांकि उसके मुंह से ये 2 बातें निकली ही थीं कि उसे ऐसा लगा मानो उसे किसी प्राचीन खूंखार शिकारी जानवर ने निशाना बना लिया हो। ये कियाओ ने अनजाने में अपनी नजरें लिनमो के कंधे पर टिका दी। लिनमो के कंधे पर बैठा छोटा बंदर हाथ में डंडा पकड़े उसे घूर घूर कर देख रहा था। इस सड़े हुए बंदर का दबाव इतना खौफनाक क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे थंडर टाइगर किंग से भी 10 गुना ज्यादा भयानक है? ये कियाओ ने डर के मारे अपना थूक निकला। उसका दिल दहल गया था। बाकी के 2 चमचे जब छोटे बंदर को इतना खतरनाक देखा तो वे तुरंत दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इस समय ये कियाओ और काका डोंग के चेहरे बेहद खराब हो चुके थे। दोनों ने छोटे बंदर से निकल रही खूंखार ऊर्जा को भांप लिया था। वे गुस्से में होने के बावजूद कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें चुपचाप वहां से खिसकना पड़ा। आखिर में मैंने अपना पर्सनल स्टेटस पैनल खोला। नाम लिनमो, स्तर पहला चरण, मानसिक शक्ति 110, जन्मजात प्रतिभा, विकास का फीडबैक, क्षमता, स्पिरिट की आंखें, वज्र जैसी अभेद्य काया,
दिखाया। छोटे बंदर वुकोंग के फीडबैक से प्राप्त वस्तुएं, सामान, स्पिरिट पूल, खास स्पेस, स्पिरिट सोर्ड। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे अपना शरीर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तो अब मेरे पास भी वज्र जैसी अभेद्य काया आ चुकी है। मेरा दिल राहत और खुशी से भर गया। इस बीच प्रिंसिपल के कैबिन में ये कियाओ प्रिंसिपल से लिन मो की शिकायत कर रही थी कि उसने एक छात्र को अधमरा कर दिया है और मांग कर रही थी कि लिन मो को एग्जाम में बैठने से रोका जाए। ये कियाओ स्टूडेंट, तुम्हारा मतलब है कि लिन मो तुम्हें किसी दूसरे लड़के के करीब जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाया और नफरत में आकर उसने काकाडोंग की अनुबंध आत्मा पर हमला कर दिया? जी हाँ प्रिंसिपल सर, अब काकाडोंग की अनुबंध आत्मा अधमरी होकर बेहोश पड़ी है। वो एग्जाम में नहीं बैठ सकता। ये सब लिन मो की वजह से हुआ है। प्रिंसिपल ने जब ये सुना तो उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। काकाडोंग स्टूडेंट, मैं तुम्हें इसका इंसाफ दिलाऊंगा। अगर सच में लिन मो ने ही पहले तुम लोगों को उकसाया है तो मैं निश्चित रूप से उसे स्कूल से निकाल दूंगा, प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा। जल्द ही प्रिंसिपल और स्कूल के बाकी अधिकारियों ने कैंटीन के सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। हालांकि जांच करने पर उन्हें पता चला कि कैंटीन का सीसीटीवी कैमरा न जाने कब से खराब पड़ा था और उसमें लिन मो तथा ये कियाओ के बीच हुए झगड़े का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मामले में कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वे सब कैंटीन गए और वहां के स्टाफ तथा चश्मदीदों से पूछताछ की। हद हो गई। क्या लिन मो नाम का ये लड़का स्कूल के नियमों को कुछ समझता ही नहीं है? जल्द ही पूरे स्कूल में एक अनाउंसमेंट गूंज उठी। कैंटीन में अगली क्लास का इंतजार कर रहे लिन मो के कदम वहीं के वहीं ठिठक गए। एक जरूरी सूचना, कक्षा 12वीं 5 के छात्र लिन मो को स्कूल के नियमों की अनदेखी करने और एग्जाम से पहले अपने सहपाठी की अनुबंध आत्मा को गंभीर रूप से घायल करने का दोषी पाया गया है। उनका ये व्यवहार बेहद निंदनीय है। स्कूल मैनेजमेंट के फैसले के अनुसार लिन मो को तुरंत प्रभाव से स्कूल से निष्कासित किया जाता है। बाकी छात्र इससे सबक लें। ये क्या बकवास है? मुझे स्कूल से निकाल दिया गया? क्या कोई मजाक चल रहा है? कम से कम पूरी जांच तो कर लेते। ये खबर देखते ही मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये किया, तुमने बहुत अच्छा खेल खेला। अगर तुमने मेरा रास्ता रोककर मुझे एंट्रेंस एग्जाम देने लायक नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं, मैं सीधे यूलिन एसोसिएशन में शामिल हो जाऊंगा। जैसे ही मैं अपने 10 सितारा, छोटे वुकोंग और स्पिरिट आंखों की ताकत उनके सामने दिखाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि यूलिन गिल्ड के प्रेसिडेंट चुपचाप बैठ पाएंगे। मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक कौंध गई और मेरा पूरा वजूद एक तेज धार तलवार की तरह दिखने लगा। अब शाम ढल चुकी थी। मैं अपने कंधे पर छोटे वुकोंग को बिठाए, एक हाथ में केला पकड़े और खाते हुए घर की राह पर चल रहा था। तभी थोड़ी दूरी पर मौजूद एक झील के पास से एक आवाज आई। तभी एक घबराहट भरी चीख गूंज उठी। मैंने अपनी नजरें दौड़ाई तो पाया कि कोई पानी में डूब गया था। थोड़ी दूरी पर मौजूद झील की सतह पर अचानक एक खूंखार मगरमच्छ जैसी मछली दिखाई दी। वो मछली पानी की सतह को तेजी से चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लोग बेबसी से चिल्ला रहे थे। ये बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी जो वहां से गुजर रहा था वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने पानी में मौजूद दानव को एक नजर देखा और तुरंत अपनी एक अनुबंध आत्मा को बाहर बुलाया, जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर थी और जिसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग के सांप जैसे स्केल से ढका था। वो एक विशाल ग्रीन पाइथन हरा अजगर था। ग्रीन पाइथन, जल्दी जाओ और उस दानव को खत्म कर दो और उस सुंदर लड़की को बचाकर वापस लाओ। अधेड़ उम्र के आदमी ने पानी में डूबती लड़की की तरफ इशारा करते हुए ग्रीन पाइथन को आदेश दिया। ये सुनते ही ग्रीन पाइथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे झील में छलांग लगा दी और पानी के भीतर मौजूद दानव की तरफ झपटा। लेकिन पानी में मौजूद वो काली परछाई अचानक एक बिजली की लपट की तरह बेहद तेज रफ्तार से ग्रीन पाइथन की तरफ बढ़ी। तभी अचानक पानी के जोर से फटने की आवाज आई, जिससे चारों तरफ पानी की धुंध छा गई। वो काली परछाई वाला दानव अचानक सबके सामने प्रकट हुआ। वो 8 मीटर लंबा, पूरी तरह चमकीला, काला और सुव्यवस्थित शरीर वाला एक विशाल कैटफिश जैसा दानव था। जैसे ही वो ग्रीन पाइथन के सामने पहुंचा, उसने पलक झपकते ही अपना खूंखार विशाल मुंह खोला, जिसमें ठंडक पैदा करने वाले नुकीले दांत चमक रहे थे और ग्रीन पाइथन को बुरी तरह चबा डाला। ग्रीन पाइथन का शरीर उस दानवी मछली के एक ही वार में बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। एक ही झटके में ग्रीन पाइथन को खत्म करने के बाद उसने अपना सिर झटका और अपने मुंह में दबे ग्रीन पाइथन के शव को किनारे की तरफ फेंक दिया। ये असंभव है। मेरा ग्रीन पाइथन दूसरे चरण का था। वो एक ही झटके में कैसे मारा जा सकता है? उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मरे हुए ग्रीन पाइथन को यकीन न कर पाने वाली नजरों से देख रहा था और घबराहट में हकलाने लगा था। थोड़ी दूरी पर खड़ा मैं जब ये नजारा देखा तो तुरंत उस तरफ दौड़ा। जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा ही था तभी वो दानवी मछली अचानक पानी में डूबती लड़की की तरफ बढ़ी। देखते ही देखते उसने एक ही बार में उस डूबती लड़की को सीधे निगल लिया। अरे, इस जानवर की इतनी हिम्मत कि इंसान को खा गया। सब लोग एक साथ अपनी अनुबंध आत्माओं को बाहर बुलाओ। मुझे नहीं लगता कि हम इसे मार नहीं पाएंगे। लोग अभी बोल ही रहे थे कि वो दानवी मछली छलांग लगाकर किनारे पर आ गई। इसके बाद उसने अपने सबसे करीब खड़े दूसरे चरण के स्पिरिट मास्टर और उस डूबती लड़की की सहेली को देखा और तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। चीखें गूंज उठी और वे दोनों पलक झपकते ही उस भयानक मछली के मुंह से निकले पानी के गोलों की चपेट में आ गए, जिससे वे खून के लोथड़ों में बदल गए। तभी मैं छोटे वुकोंग को साथ लेकर वहां पहुंच गया। घबराहट में पीछे हटती भीड़ को पार करते हुए मैं सीधे किनारे पर आई उस दानवी मछली की तरफ बढ़ गया। नौजवान, सब लोग भाग रहे हैं, तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? ये
ये तो सीधे मौत के मुंह में जाना है। तभी उस दानवी मछली ने देखा कि लिनमो खुद चलकर उसके पास आ रहा है। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक कौंध गई। उसने अचानक नुकीले दांतों से भरा अपना विशाल मुंह खोला और लिनमो की तरफ झपटी। ये देखकर मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने थोड़ा सा अपना सिर घुमाया और अपने कंधे पर बैठे छोटे वुकोंग की तरफ देखा। छोटे वुकोंग, इसे खत्म करो। थोड़ी दूरी पर जब छोटे वुकोंग ने मेरे विचारों को महसूस किया तो उसका वो प्यारा सा चेहरा अचानक खूंखार और हिंसक हो गया। उसने अचानक एक भयानक दहाड़ लगाई। उसके पूरे शरीर के बाल तेजी से बढ़ने लगे और उसके हाथ पैर विशाल रूप लेने लगे। एक प्राचीन आदिम खूंखार ऊर्जा के फैलने के साथ ही छोटा वुकोंग अचानक लाल आंखों वाले लगभग 6 मंजिला ऊंचे एक बेहद क्रूर प्राचीन दैत्य वानर राज में बदल गया। वो दानवी मछली छोटे वुकोंग की विशाल परछाई के नीचे दब गई। उसका शरीर कांपने लगा और ऐसा लगा मानो वो वापस भागने की सोच रही हो। तभी उस प्राचीन दैत्य वानर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और पलक झपकते ही अपना विशाल हाथ बढ़ाकर उस दानवी मछली के सिर को दबोच लिया। वो मछली हिलने तक का मौका नहीं पा सकी और उसका सिर उस विशाल हाथ की पकड़ में आते ही तुरंत चकनाचूर हो गया। उसके शरीर को भी उस दैत्य वानर ने 2 हिस्सों में फाड़कर अलग कर दिया। अंत में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम के इस निर्देश को सुनकर मैं दंग रह गया। छोटा वुकोंग अभी सिर्फ पहले चरण का था, लेकिन अपनी विशाल रूप धारण करने की क्षमता फाटन शियांगदी को सक्रिय करने के बाद वो तीसरे चरण के दानव को एक झटके में ढेर कर सकता था। तीसरे चरण के दानव को मारने से 50 जागृति अंक मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे 10, 12 और तीसरे चरण के दानवों को मार दूं तो छोटा वुकोंग जागृत हो जाएगा। इस समय जो लोग भागने की तैयारी कर रहे थे वे सब भी इस नजारे को देखकर अपनी जगह पर ठिठक गए। उनकी आंखें अचंभे से भरी थीं। ये छोटा बंदर आखिर किस स्टार रेटिंग की अनुबंध आत्मा है? ये भला इस दानवी मछली को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? ये तो कमाल हो गया। वहीं छोटा वुकोंग मानो अपने दिल का गुस्सा शांत कर रहा हो। उसने लगातार वार करके उस दानवी मछली के शव को कीमे में बदल दिया। जब छोटे वुकोंग का गुस्सा शांत हुआ तो उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और आखिरकार वो अपने असली छोटे रूप में वापस आ गया। तभी लिनमो के पीछे अचानक एक आकृति प्रकट हुई। एक पारंपरिक चीनी पोशाक तांग सूट पहने गंजे बुजुर्ग ने बेहद हैरान होते हुए पूछा, इस तीसरे चरण के दानव को तुमने मारा है? लिनमो को हाँ में सिर हिलाते देख वे और भी ज्यादा दंग रह गए। पहले चरण के स्पिरिट मास्टर ने तीसरे चरण के दानव को मार गिराया। जियांगन शहर के 100 साल के इतिहास में तुम्हारे जैसा कोई जीनियस नहीं हुआ। नौजवान, तुम जरूर उन 3 बड़े स्पिरिट अकेडमीज के स्टूडेंट होगे। सीनियर, मैं यूलिन नंबर 1 हाई स्कूल का 12वीं का छात्र हूँ, लेकिन मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, इसलिए अब मैं बस एक आम आजाद स्पिरिट मास्टर हूँ। तुम्हारे जैसे जीनियस को निकाल दिया? क्या स्कूल मैनेजमेंट की आंखें अंधी हो गई थी? उन्होंने अचानक करीब आकर अपनी आवाज धीमी की और पूछा, आज दोपहर को शहर में जो आसमान छूता हुआ सुनहरा प्रकाश स्तंभ दिखा था, क्या वो तुम्हारी अनुबंध आत्मा के कारण ही प्रकट हुआ था? लिनमो को कुछ पल के लिए खामोश देख बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं स्पिरिट गिल्ड का प्रेसिडेंट हान गुई हूँ। छोटे दोस्त, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना मेडल दिखाया। मैंने उसे हाथ में लेकर देखा। वो वाकई गिल्ड प्रेसिडेंट का ही मेडल था। ओल्ड हान, आज दोपहर का वो चमत्कार वाकई मेरी अनुबंध आत्मा की वजह से ही हुआ था। मैं असल में कल ही आपसे मिलने आने वाला था ताकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक सीट मांग सकूं। अरे, सीट की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तीनों बड़ी स्पिरिट अकेडमीज के स्पेशल एडमिशन लेटर अगले कुछ दिनों में तुम्हारे पास आ जाएंगे। ओल्ड हान, दरअसल मेरी स्पिरिट मास्टर की जन्मजात प्रतिभा ये है कि मैं किसी भी अनुबंध आत्मा की विकास क्षमता और उसके स्तर को आर पार देख सकता हूँ। इसलिए जैसे ही वो समुद्र के किनारे का गोल पत्थर सामने आया, मैं जान गया था कि ये 10 सितारा क्षमता वाली स्पिरिट वस्तु है। ये बात सुनते ही प्रेसिडेंट हान के चेहरे पर गहरा अचंभा छा गया। लिनमो की बात को परखने के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी एक अनुबंध आत्मा को बाहर बुला लिया, जिससे एक भयानक और हिंसक ऊर्जा निकल रही थी। वो लाल आंखों वाला और काले रंग का भारी कवच पहने एक विशाल स्केलेटन वॉरियर कंकाल योद्धा था। छोटे दोस्त, जरा देखकर बताओ कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट की क्षमता कितनी है? प्रेसिडेंट हान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी स्पिरिट आंखों विजन ऑफ द गॉड का इस्तेमाल करके डेथ पायनियर के स्टेटस पैनल को देखा। अनुबंध आत्मा, डेथ पायनियर, प्रजाति अनडेड, अशारीरिक मरे हुए, स्तर 9वां चरण, क्षमता 6 सितारा, जन्मजात प्रतिभा अनडेड बॉडी, कौशल डेथ सोर्ड एनर्जी, सोल हार्वेस्ट, कंटिन्यूअस असॉल्ट, शील्ड प्रोटेक्शन, फियर्स स्लैश, विशेष क्षमता किंग्स डोमेन, जागृति मूल्य 10,000 में से 1056। अंत में मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड हान, आपकी ये डेथ पायनियर 6 सितारा क्षमता की है और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इसकी ताकत 9वें चरण तक पहुंच चुकी है। ये बात मुंह से निकलते ही प्रेसिडेंट हान वहीं के वहीं जमे रह गए। उनकी आंखों में गहरा अविश्वास छा गया। इसकी क्षमता तो किस्मत को बदल देने वाली है। शायद बहुत जल्द ही ये इस गॉड ब्लेस्ड एम्पायर का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। मुझे हर कीमत पर इसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। प्रेसिडेंट हान का दिल इस अचंभे से दहल गया था और उन्होंने लिनमो को अपने पाले में लाने का पक्का मन बना लिया। जल्द ही दोनों चलते हुए यिनलॉन्ग झील के छोर पर पहुंच गए। ठीक इसी समय अचानक 4 आकृतियां थोड़ी दूरी पर मौजूद हरे भरे रास्तों से होकर गुजरी। मेरी तिरछी नजर जब उन चारों पर पड़ी तो मेरे चेहरे पर तुरंत उलझन के भाव आ गए। ये तो वही लोग हैं। ये भला मेरे घर की तरफ क्यों आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे 9 सितारा स्पिरिट को एक बेकार पत्थर से बदलने की खबर ने इनका ध्यान खींच लिया हो? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचने लगा। इस समय प्रेसिडेंट हान ने लिनमो के चेहरे के हाव भाव भांप लिए थे। वे लिनमो की नजरों के पीछे देखने लगे। छोटे दोस्त, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? ओल्ड हान, आगे के वो 3 लोग मेरे परिवार के बुजुर्ग हैं। हालांकि मेरे माता पिता का कभी उनके साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वे परिवार से अलग होकर यहाँ रहने आ गए थे।
वे आज यहाँ शायद मेरे स्पिरिट बदलने की बात को लेकर ही आए हैं। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट हान की भौहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। छोटे दोस्त, अभी उन तीनों की सांसों की गति थमी हुई नहीं थी। मुझे अंदेशा है कि उन्होंने जरूर वहाँ हाथ उठाया होगा। क्यों ना मैं पहले तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलकर देखूं कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। तुम सब धोखे में रहे। खालीपन की सीमा को पार करना धरती के नियमों से मुमकिन नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल में एक झटका लगा। सचेत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओल्ड हान। जल्द ही दोनों तेजी से लिन मो के घर की तरफ भागे। जब वे विला के आंगन के भीतर पहुंचे तो उन्हें विला की आधी दीवार टूटी हुई और ढहने की कगार पर दिखाई दी। इसके ठीक बाद मैंने थोड़ी दूरी पर घास के मैदान में गिरे हुए लिन हाई को देखा, जिसके होठों के कोने से खून बह रहा था और पास ही सुमुकिन दीवार के सहारे बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को संभाले हुए खड़ी थी। मेरी आंखें पलक झपकते ही लाल हो गईं। इन कमबख्तों की इतनी हिम्मत कि इन्होंने हाथ उठा दिया। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं इनसे अपने माता पिता के सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगा। मेरी दोनों आंखें खून जैसी लाल हो गईं और एक खूंखार कातिलाना इरादा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और पिता को माँ के पास लिटा दिया। पापा, मम्मी, मैं अभी आप लोगों को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। बदले की आग को दिल में दबाए रखकर इस समय सबसे पहला काम जान बचाना था। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि एम्बुलेंस को कॉल कर सकूं, लेकिन प्रेसिडेंट हान ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे रोक दिया। लिन छोटे दोस्त, रुको, मुझे इलाज की थोड़ी बहुत समझ है। पहले मुझे इन दोनों का घाव भरने दो, इसके बाद हम इन्हें गिल्ड में ले चलेंगे ताकि वहाँ इनका आराम से ख्याल रखा जा सके। मेरा दिल इस एहसान से भर गया। ओल्ड हान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही प्रेसिडेंट हान ने होली प्रीस्ट प्रकाश के पुजारी को बाहर बुलाया। एक चमकदार सफेद रोशनी ने लिन हाई और सुमुकिन को अपने घेरे में ले लिया, जिससे उनके चेहरों की रंगत धीरे धीरे वापस लौटने लगी। वहीं लिन हाई और उनकी पत्नी जब प्रेसिडेंट हान जैसी महान हस्ती को अपने सामने देखा तो वे दोनों पूरी तरह हैरान रह गए। आप स्पिरिट गिल्ड के प्रेसिडेंट हान हैं? प्रेसिडेंट हान, आपको हमारी वजह से ये जहमत उठानी पड़ी। हम बेहद शर्मिंदा हैं। अरे अपनों जैसा मानिए। लिन छोटे दोस्त मेरे मित्र हैं, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। एक सुबह मैं स्पिरिट गिल्ड के बेस के भीतर सोकर जागा। वहीं छोटा वुकोंग स्पिरिट पूल के अंदर गहरी नींद में था। उसकी सांसों की गति बदल रही थी। मुझे ये एहसास हुआ कि एक हफ्ते के भीतर उसके दूसरे चरण में पहुंचने की पूरी उम्मीद थी। तभी मुझे उस एरिना युद्ध क्षेत्र का ख्याल आया जिसका इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया था। मैं पालथी मारकर बैठ गया और अपनी मानसिक शक्ति को खर्च करके एरिना को सक्रिय कर दिया। मैंने मन ही मन माहौल तैयार किया। स्थान यिनलॉन्ग झील। विरोधी तीसरे चरण का कैटफिश किंग दानवी मछली का राजा। धुंध छा गई और पलक झपकते ही वो दृश्य सामने आ गया। मैं यिनलॉन्ग झील के किनारे खड़ा था, जहां पानी की सतह पर सिर्फ 3 नीले पत्थर दिखाई दे रहे थे। अगर छोटे वुकोंग को मजबूत बनना था तो उसे गहरे पानी की इस चुनौती का सीधे सामना करना ही होगा, जिसकी मुश्किल कल की लड़ाई से कई गुना ज्यादा थी। सिस्टम की आवाज गूंजी। मेरे होठों पर तुरंत एक मुस्कान खिल गई। मैंने छोटे वुकोंग के सिर को सहलाते हुए कहा, छोटे वुकोंग, उठने का समय हो गया है। ट्रेनिंग शुरू करनी है। ये सुनते ही छोटा वुकोंग पूरे जोश के साथ स्पिरिट पूल से बाहर कूद आया और सीधे यिनलॉन्ग झील के भीतर चला गया। ठीक इसी समय झील के पानी में अचानक एक परछाई उभरी। वो एक खौफनाक रफ्तार से अपने पंखों से पानी की सतह को चीरती हुई सीधे उस जगह की तरफ बढ़ी जहां छोटा वुकोंग खड़ा था। छोटा वुकोंग ये देखकर तुरंत एक तरफ मौजूद नीले पत्थर पर कूद गया ताकि अपना बचाव कर सके। हालांकि उन 3 पत्थरों की दूरी के बीच उस ब्लैक फिश किंग ने फिर से रफ्तार पकड़ी और सीधे छोटे वुकोंग पर जोरदार टक्कर मारकर उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। अगले 2 मिनट तक वो ब्लैक फिश किंग मानो छोटे वुकोंग के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो लगातार अपनी पूंछ के वार से छोटे वुकोंग को दूर उछाल देता था। हालांकि छोटे वुकोंग ने पूरी ताकत से मुकाबला किया और दुश्मन को रोकने के लिए अपनी बांधने की कला फिक्सिंग तकनीक का इस्तेमाल भी किया। फिर उसके सिर पर चढ़कर अपने लकड़ी के डंडे से लगातार करारे प्रहार किए। इस बीच उसने अपने बालों से क्लोन बनाने की कला का इस्तेमाल करके 5 हूबहू बंदर भी तैयार किए, लेकिन आखिरकार वो उस ब्लैक फिश किंग का मुकाबला नहीं कर सका। इसके बाद ब्लैक फिश किंग ने उसे सीधे अपने मुंह में दबोच लिया और पानी की गहराइयों में खींच ले गया। 10 मिनट बाद छोटा वुकोंग बेजान सा होकर पानी की सतह पर तैर आया। छोटा वुकोंग क्या दम घुटने से बेहोश हो गया? क्या सच में ट्रेनिंग का स्तर बहुत ज्यादा कठिन था? मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और मुकाबले की मुश्किल को थोड़ा कम करने की सोची, क्योंकि गहरे पानी के भीतर ये पूरी तरह से उस ब्लैक फिश किंग का इलाका था। थोड़ी देर में होश में आने के बाद छोटे वुकोंग को यह एहसास हुआ कि वो इस मुकाबले में हार चुका है। उसने गुस्से में अपने दांत भींचे, क्योंकि उस ब्लैक फिश किंग से अपनी हार को स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखकर मैंने मुस्कुराते हुए उसे 2 केले खाने को दिए और फिर से छोटे वुकोंग को उस ब्लैक फिश किंग से अपना बदला लेने के लिए भेज दिया। 40 मिनट बीतने के बाद मैंने अपनी काफी मानसिक शक्ति खर्च कर दी थी और मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। छोटे बंदर वुकोंग ने सफलतापूर्वक एक विशेष क्षमता हासिल कर ली है, जल नियंत्रण स्टॉर्मी वेव्स। जल नियंत्रण क्षमता पानी के हर माहौल में खुद को ढाल लेती है और पानी की धाराओं पर बेजोड़ नियंत्रण देती है। अरे बाप रे, क्या ये इसकी गजब की समझदारी, गॉडलाइक कॉम्प्रिहेंशन का कमाल है? सिर्फ 1 घंटे तक पिटने के बाद ही इसने पानी के भीतर लड़ने का तरीका सीख लिया। ये लड़का कहीं सच में पानी का बंदर तो नहीं बनने जा रहा? मेरा दिल इस अचंभे से भर गया। मुझे ये भी लगा कि छोटा वुकोंग अब उस ब्लैक फिश किंग को ढेर करने की ताकत रखता है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैंने छोटे वुकोंग की तरफ चिल्लाकर कहा, वुकोंग, इसे खत्म कर दो। ये सुनते ही छोटे वुकोंग ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल उसने सीधे पानी के भीतर लगभग 20 मीटर ऊंचे एक प्राचीन दैत्य का रूप धारण कर लिया। उसने बस कुछ ही वार किए और उस ब्लैक फिश किंग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अंत में सिस्टम की आवाज आई। ये सुनकर मैंने सीधे ना में सिर हिलाकर मना
कर दिया। ठीक इसी समय प्रेसिडेंट हान का फोन आया। लिन छोटे दोस्त, मैंने नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को गिल्ड में आमंत्रित किया है, गिल्ड की मुख्य इमारत में। अगर आप अभी खाली हैं तो स्टाफ के किसी सदस्य के साथ यहाँ आ सकते हैं। इस समय गिल्ड की मुख्य इमारत के मीटिंग रूम में 3 पुरुष और एक महिला एक रहस्यमयी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। वे जियांगन शहर के कई बड़े हाई स्कूलों के अनुबंध समारोह के नतीजों पर बात कर रहे थे। उनके अपने अपने स्कूलों में कुछ छात्रों को 6 सितारा स्पिरिट वस्तुएं मिली थीं, लेकिन ओल्ड हान ने जिस जीनियस की सिफारिश की थी, ऐसा लगता था कि उसने बहुत ही कम स्टार वाली स्पिरिट वस्तु के साथ अनुबंध किया था। वहां मौजूद सभी प्रिंसिपल्स ने इस बात पर हैरानी और असमंजस जताया। ठीक इसी समय एक बुजुर्ग और एक नौजवान मीटिंग रूम के भीतर दाखिल हुए। चारों प्रिंसिपल्स ये देखकर तुरंत अपनी जगहों से खड़े हो गए और प्रेसिडेंट हान का सम्मान करते हुए बोले, नमस्ते ओल्ड हान। साथियों, मैं आप लोगों से जिस जीनियस की बात कर रहा था वो यही नौजवान है। मुझे लगता है कि आप सब इसे जरूर जानते होंगे। ये बात मुंह से निकलते ही चारों प्रिंसिपल्स ने तुरंत अपनी नजरें लिन मो पर टिका दी। हालांकि जब उन चारों ने लिन मो का वो जाना पहचाना चेहरा देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। अरे बाप रे, ये तो वाकई वही छात्र है जो कल की खबरों में छाया हुआ था। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर गहरा अचंभा छा गया। ओल्ड हान, क्या वाकई यही वो जीनियस है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? इसने भला एक 9 सितारा स्पिरिट वस्तु को छोड़कर एक पत्थर से सौदा क्यों किया? क्यों? क्या तुम लोगों को मेरे फैसले पर कोई शक है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो पत्थर कोई आम पत्थर न होकर एक असाधारण दैवीय पत्थर हो? लिन मो ने उनकी बातें सुनकर कहा, ओल्ड हान, आप हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं ऐसा फालतू इंसान नहीं हूँ जो मजाक करे। अगर भरोसा नहीं है तो तुम सब कल रात की यिनलॉन्ग झील वाली खबरें देख लो। प्रेसिडेंट हान ने गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा। ये बात सुनते ही चारों प्रिंसिपल्स ने तुरंत अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और कल रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में छानबीन करने लगे। उस दानवी मछली के ढेर होने का वीडियो देखते ही उस शख्स ने ठंडी सांस भरी। पहले चरण की अनुबंध आत्मा ने तीसरे चरण के दानव को एक झटके में मार गिराया। ये लड़का तो वाकई कोई शैतान है। इस समय जब मैंने देखा कि ये चारों प्रिंसिपल्स मेरी तरफ भूखे भेड़ियों और शेरों जैसी नजरों से देख रहे हैं तो मुझे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन स्पिरिट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में स्टेट टॉपर बनने के इनाम का ख्याल आते ही मैंने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। नमस्ते प्रिंसिपल्स, मेरा नाम लिन मो है। मैं 10 सितारा डेमन स्पिरिट का स्पिरिट मास्टर हूँ। फिलहाल मुझे यूलिन नंबर 1 हाई स्कूल से निकाल दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई प्रिंसिपल मुझे स्पिरिट एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति दिलाने में मदद कर सके। मेरी बात खत्म होते ही चारों प्रिंसिपल्स गहरे अचंभे में डूब गए। हेलो लिन मो, मैं नंबर 5 हाई स्कूल का प्रिंसिपल लियांगकुन हूँ। मैं तुम्हें अपने स्कूल की तरफ से एग्जाम में बैठने का न्योता देता हूँ। स्टेट टॉपर बनने पर 2 मिलियन का इनाम मिलेगा। तभी एक अधेड़ उम्र के शख्स ने तुरंत लियांगकुन को पीछे धकेल दिया। लिन मो, मैं नंबर 4 हाई स्कूल का प्रिंसिपल वू फैंग हूँ। हमारे साथ जुड़ो, 2 मिलियन का इनाम और एक प्राइमरी कॉम्बैट सूट भी मिलेगा। लिन मो को अपने पाले में करने के लिए अलग अलग स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तभी नंबर 2 हाई स्कूल की महिला प्रिंसिपल, जो बेहद शालीन थी, उन्होंने लिन मो से कहा, लिन मो स्टूडेंट, तुम्हें नंबर 1 हाई स्कूल से निकाला गया है तो यकीनन तुम्हारे दिल में उनके लिए नाराजगी होगी। हमारे नंबर 2 हाई स्कूल में शामिल हो जाओ और स्टेट टॉपर का खिताब जीतो, जिससे नंबर 1 हाई स्कूल वाले कभी अपना सिर ऊंचा न कर पाए। हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। हम तुम्हें हर महीने 1 मिलियन का पॉकेट मनी देंगे और साथ ही एक स्पेस रिंग जादुई अंगूठी भी मुहैया कराएंगे। उनकी आवाज में पूरी सच्चाई थी और उनकी शर्तें बेहद आकर्षक थीं। हालांकि बाकी 3 स्कूलों के प्रिंसिपल्स उनकी इस हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वे खुद इतनी बेहतरीन शर्तों की पेशकश नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनकी शर्तों को मना नहीं किया और बिना कुछ सोचे समझे सीधे हाँ कह दिया। ये नतीजा पक्का होते ही नंबर 2 हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने चैन की सांस ली। दोपहर को लिन मो ने प्रिंसिपल सन वेई वेई की मौजूदगी में तेजी से नंबर 2 हाई स्कूल में एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी कर ली। लिन मो स्टूडेंट, सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है। अगले सोमवार की दोपहर को यहाँ आ जाना और एलीट क्लास के क्लास टीचर के साथ एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाना। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे एक बैंक कार्ड और एक रिंग थमाई। ये तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। मैंने उन दोनों चीजों को हाथ में लिया और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सन। कुछ दिनों बाद स्पिरिट गिल्ड के भीतर मैंने ट्रेनर और एरिना का पूरा इस्तेमाल करते हुए कड़ी ट्रेनिंग की और अपने से कहीं ज्यादा तजुर्बेकार भाड़े के स्पिरिट मास्टर्स के साथ मुकाबले किए। मेरा कोई भी विरोधी बच नहीं सका। सब के सब मेरी अनुबंध आत्मा के हाथों ढेर हो गए। अब तक नहीं ये किया और वुएर ने अपनी अनुबंध आत्माओं को अब तक कितना ट्रेन कर लिया होगा। अगर मेरी मुलाकात तुम लोगों से हो गई तो मुझे माफ करना। तुम्हारे नंबर 1 हाई स्कूल की रैंकिंग शायद अब थोड़ी नीचे खिसकने वाली है। मेरे होठों के कोने पर एक मुस्कान तैर गई। तभी प्रिंसिपल सन का फोन आया। नंबर 2 हाई स्कूल से एग्जाम सेंटर जाने वाली बस तैयार हो चुकी है, तुम अब सीधे यहाँ आ जाओ। ठीक है सन सिस्टर। मैं आधे घंटे में और ठीक 20 मिनट बाद मैं नंबर 2 हाई स्कूल के मेन गेट पर पहुंच गया, जहाँ सन वेई वेई पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। सन वेई वेई ने जब मुझे देखा तो तुरंत मेरी तरफ हाथ हिलाया। इसके बाद वे मुझे लेकर ग्राउंड की तरफ बढ़ी, जहाँ कई बड़ी बसें पहले से ही खड़ी थीं और अलग अलग क्लासेस के छात्र एक एक करके बसों में सवार हो रहे थे। प्रिंसिपल सर, लिन मो स्टूडेंट, आप लोग आ गए। टीचर झो, क्या एलीट क्लास के छात्र बस में बैठ चुके हैं? जी हाँ, बस लिन मो स्टूडेंट का ही इंतजार था। माफ कीजिएगा, कुछ जरूरी काम की वजह से देर हो गई, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी बाकी क्लासेस के कुछ छात्र भी बस में नहीं चढ़े हैं। जल्द ही सभी छात्र बसों में बैठ गए। एलीट क्लास के छात्र आपस में इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि
कैसे पहले चरण के स्पिरिट मास्टर लिन मो ने तीसरे चरण के दानव को मार गिराया था। हर कोई लिन मो को गहरी हैरानी और सम्मान भरी नजरों से देख रहा था। इस बार जियांगन शहर के 5 बड़े हाई स्कूलों के छात्रों का स्पिरिट एंट्रेंस एग्जाम मुख्य रूप से वाइल्डरनेस वैली टाउन उजाड़ घाटी के कस्बे में रखा गया था। ये कस्बा कभी डार्क मिस्ट काली धुंध से दूषित हो गया था, इसलिए स्पिरिट मिलिट्री जोन और सरकार ने इस जगह को एग्जाम सेंटर के रूप में चुना, क्योंकि ये शहर के करीब था और जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाना आसान था। प्यारे छात्रों, मुझे मिलिट्री जोन के अधिकारियों से ये जानकारी मिली है कि इस बार का स्पिरिट एग्जाम 1 पॉइंट सिस्टम अंक प्रणाली पर आधारित होगा। अगर आप लोग 200 से ज्यादा पॉइंट्स जमा कर लेते हैं तो आपको स्पिरिट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिलेगा। वाइल्डरनेस वैली टाउन में दाखिल होने के बाद आप अपनी मर्जी से टीमें बना सकते हैं और साथ मिलकर दानवों का शिकार करके एग्जाम पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस के भीतर क्लास टीचर झो पिंगान ने सभी परीक्षार्थियों को वाइल्डरनेस वैली टाउन और एग्जाम के नियमों के बारे में विस्तार से समझाया। वहीं ये सब सुनकर मेरा दिल उत्साह से भर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वहाँ छोटे वुकोंग के जागृति मूल्य को अंधाधुंध बढ़ा सकता हूँ। जल्द ही बसें वाइल्डरनेस वैली टाउन के बाहर मौजूद स्पिरिट मिलिट्री के बेस कैंप पर पहुंच गईं। वो कैंप बेहद विशाल था और उसकी इमारतें तथा सुरक्षा चौकियां काफी मजबूत थीं। चूंकि आसपास दानवों का प्रतिबंधित इलाका था, इसलिए सेना ने यहाँ इन सुविधाओं को तैयार किया था। जैसे ही वहाँ के प्रभारी सैन्य अधिकारी ने सबको बसों से उतरते देखा, वे तुरंत कदम बढ़ाते हुए सबके सामने आए। नंबर 2, हाई स्कूल के सभी परीक्षार्थियों, मैं आप लोगों का अस्थायी कमांडर शू वेनफेंग हूँ। मिलिट्री जोन ने आप सभी के लिए अस्थायी कमरों और एग्जाम के सामान का इंतजाम कर दिया है। कृपया सभी क्लासेस कतार में लगकर हमारे सैनिकों के पीछे चलें। ठीक इसी समय कई बसों का एक और काफिला कैंप के भीतर दाखिल हुआ और पार्किंग एरिया में आकर रुक गया। कुछ ही देर में उन बसों से भी कई परीक्षार्थी नीचे उतरने लगे। जरा देखो, वो नंबर 1 हाई स्कूल के परीक्षार्थी हैं। आगे खड़ी वो दोनों लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं। अरे वो तो नंबर 1 हाई स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियां लिन वुएर और ये क्या हैं। लोग आपस में चर्चा करने लगे और उन दोनों की तारीफों के पुल बांधने लगे। आखिर वे दोनों नंबर 1 हाई स्कूल की सबसे बड़ी जीनियस थीं और जियांगन शहर के इतिहास में भी उनका नाम ऊपर आता था। इसी बीच नंबर 1 हाई स्कूल के छात्रों और टीचर्स की नजरें नंबर 2 हाई स्कूल की तरफ पड़ी। जब उन्होंने लिन मो को नंबर 2 हाई स्कूल की टीम में खड़ा देखा तो वे हैरान रह गए। तुम सब जरा देखो, लिन मो नंबर 2 हाई स्कूल में चला गया है। वो हमारे स्कूल का गद्दार है। नंबर 1 हाई स्कूल के छात्र तिरछी नजरों से नंबर 2 हाई स्कूल के लोगों को देखने लगे। वहीं लिन वुएर ने जब लिन मो को देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। हाल ही में उसे नंबर 1 हाई स्कूल के अधिकारियों द्वारा तारीफों के पुल बांधकर आसमान पर चढ़ा दिया था, जिससे वो मन ही मन लिन मो से नफरत करने लगी थी। व्यूअर, वो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना था, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ उस 9 सितारा स्पिरिट का सौदा किया। उसके लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी मत रखना। ये कियाओ ने लिन वुएर का हाथ पकड़कर संजीदगी से कहा और फिर नंबर 2 हाई स्कूल के लिन मो की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में उकसाने के भाव साफ थे। ऐसा लगता है कि इस बार नंबर 1 हाई स्कूल के ज्यादातर लोग मुझसे काफी खुन्नस खाए हुए हैं, तो फिर अगर मैं उनके हिस्से के मॉन्स्टर्स को भी मनमर्जी से छीन लूं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैंने मन ही मन सोचा। शाम होते ही नंबर 2 हाई स्कूल के सभी परीक्षार्थियों को अलग अलग टीमों में बांट दिया गया और शू वेनफेंग द्वारा तैनात किए गए कमांडो सैनिकों के साथ वे अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। अगले दिन सभी परीक्षार्थी पूरी तरह तैयार थे और उजाड़ घाटी के कस्बे वाइल्डरनेस वैली टाउन के एंट्री गेट पर जमा हो चुके थे। डॉक्यूमेंट्स की जांच होने के बाद एग्जाम का ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया। मैं जैसे ही घाटी के भीतर दाखिल हुआ, मुझे एहसास हो गया कि नंबर 1 हाई स्कूल के परीक्षार्थी मुझ पर नजर रखे हुए हैं। ठीक इसी समय नंबर 2 हाई स्कूल के एलीट क्लास की मॉनिटर शू यिनुओ कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आई। लिन मो, ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 हाई स्कूल के लोगों ने तुम्हें अपना निशाना बना लिया है। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम एलीट क्लास के बाकी साथियों से संपर्क कर सकते हो। वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को भी कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने शू यिनुओ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अलग अलग इलाकों की तरफ बढ़ गए। 5 मिनट बाद लताओं से घिरी एक इमारत की छत पर मुझे 4 मीटर लंबा एक जहरीला सांप दिखाई दिया। अपनी खून जैसी लाल आंखों से वो छोटे वुकोंग को घूर रहा था और तेजी से उसकी तरफ रेंगने लगा। हालांकि इससे पहले कि मैं कोई आदेश देता, छोटा वुकोंग एक परछाई की तरह तेजी से झपटा और अपने एक ही वार से उस पहले चरण के जहरीले सांप के सिर के चिथड़े उड़ा दिए। उसे एक ही झटके में ढेर कर दिया। छोटे बंदर वुकोंग ने पहले चरण के दानव ग्रीन वाइन स्नेक को सफलतापूर्वक मार गिराया है। छोटे बंदर वुकोंग का जागृति मूल्य 5 अंक बढ़ गया है। विकास का फीडबैक लागू हो चुका है। रफ्तार और मानसिक शक्ति में 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है। सिस्टम के इस निर्देश को सुनकर मुझे लगा कि ये इनाम ना के बराबर ही था। पूरे रास्ते में अपने कंधे पर छोटे वुकोंग को बिठाए नदी के किनारे बनी टूटी फूटी इमारतों के सहारे कस्बे के भीतरी हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ता रहा। जब भी कोई छिपा हुआ दानव सामने आता, मैं तुरंत छोटे वुकोंग को उसे खत्म करने का आदेश देता। सिर्फ आधे घंटे के भीतर मैंने और छोटे वुकोंग ने मिलकर पहले चरण के 20 से ज्यादा दानवों को ढेर कर दिया था, जिसकी रफ्तार बाकी सभी परीक्षार्थियों से कहीं ज्यादा थी। मैंने न सिर्फ छोटे वुकोंग के जागृति मूल्य को बढ़ाया, बल्कि मेरी अपनी मानसिक शक्ति भी काफी बढ़ चुकी थी और लीडर बोर्ड पर मेरी रैंकिंग छलांग लगाकर पहले नंबर पर पहुंच गई थी। इसी बीच कस्बे के एक खंडहर हो चुके रास्ते पर वुएर, ये कियाओ और उनके 3 साथी मिलकर पहले चरण के 5 ब्लैक आर्मर्ड क्रैब्स जहरीले केकड़े को खत्म कर चुके थे। तभी अचानक जब उनकी नजर लिन मो की रैंकिंग पर पड़ी, जो टॉप पर पहुंच चुका था, तो उनके चेहरों पर
पर गहरा अविश्वास छा गया। वो बेकार लिनमो इतनी जल्दी पहले नंबर पर कैसे पहुंच गया? ये भला कैसे मुमकिन है? ये कियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कियाओ, अब लिनमो पहले नंबर पर आ चुका है। हमें क्या करना चाहिए? वुएर, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रवाना होने से पहले ही प्रिंसिपल ने नंबर 1 हाई स्कूल के कई छात्रों को लिनमो का रास्ता रोकने के लिए तैनात कर दिया था। ये बात सुनते ही लिन वुएर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैं समझ गई, तो फिर हमें अब आगे बढ़कर कस्बे की गहराइयों की तरफ चलना चाहिए। 2 घंटे बाद मैं छोटे वुकोंग को साथ लेकर घास के एक मैदान में पहुंचा और वहां पहले चरण के चरम स्तर के मॉन्स्टर्स के 4 झुंडों का पूरी तरह सफाया कर दिया। अब मेरे एग्जाम पॉइंट्स बढ़कर 1300 हो चुके थे, जिससे मैं मजबूती से पहले पायदान पर टिका हुआ था। लगातार लड़ाई करने की वजह से छोटे वुकोंग को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए हम एक बड़े पत्थर पर बैठकर आराम करने लगे। ठीक इसी समय पास के जंगल से एक बहुत तेज हलचल की आवाज आई, मानो पेड़ों के टूटने की आवाज हो। मैंने अपना सिर घुमाकर देखा तो उस जंगल के विशाल पेड़ तेजी से हिल रहे थे। अगले ही पल लगभग 20 मीटर से भी ऊंची एक आकृति, जिससे एक खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी। वो एक रॉक मॉन्स्टर चट्टानी दानव था, मेरी नजरों के सामने आ गया। इसके तुरंत बाद उस रॉक मॉन्स्टर ने एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और पूरी ताकत से उसे मेरी तरफ फेंक दिया। एक भयानक धमाके की आवाज गूंजी। मैंने तुरंत छलांग लगाई और छोटे वुकोंग को गोद में लेकर उस विशाल पेड़ के वार से खुद को बचाया। वो पेड़ जैसे ही जमीन पर गिरा, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया और मिट्टी हवा में उड़ गई, जिसके बाद वो पेड़ एक तरफ गिर गया। यहाँ भला ऐसा खौफनाक दानव कैसे आ सकता है? मैप पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था। इसकी ऊर्जा को देखकर लग रहा है कि ये चौथे चरण के करीब पहुंच चुका है। नहीं, ये कोई जंगली दानव नहीं है, ये किसी की अनुबंध आत्मा है। जब मैंने देखा कि वो लावा रॉक मॉन्स्टर असल में किसी स्पिरिट मास्टर की अनुबंध आत्मा थी, तो मेरा चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने कुछ सोचा और तुरंत एक बात समझ गया, कोई जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा था। मेरे अपने परिवार और नंबर 1 हाई स्कूल के अलावा ऐसा कौन हो सकता था? परिवार के लोग पहले ही हाथ आजमा चुके थे, तो वे दोबारा नहीं आएंगे। मेरे लिए इतनी नफरत रखने वाले सिर्फ नंबर 1 हाई स्कूल के लोग ही हो सकते थे। मेरी आंखों में एक कातिलाना चमक कौंध गई। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी और वो लावा रॉक मॉन्स्टर कदम बढ़ाता हुआ करीब आने लगा, जिससे जमीन कांपने लगी। छोटे वुकोंग, हमला करो! मैंने तुरंत छोटे वुकोंग को मुकाबले के लिए आगे भेजा। ये सुनते ही छोटे वुकोंग की आंखों में लड़ने का एक जबरदस्त जुनून जाग उठा। वो हवा में काफी ऊंचा उछला और अपने लकड़ी के डंडे से उस लावा रॉक मॉन्स्टर के सिर पर एक करारा प्रहार किया। एक खौफनाक टक्कर की आवाज आई। लावा रॉक मॉन्स्टर के सिर पर मौजूद चट्टानें उस डंडे के वार से चटक गईं, लेकिन इस एक वार से उसे कोई जानलेवा चोट नहीं पहुंची, बल्कि वो और ज्यादा भड़क गया। उस लावा रॉक मॉन्स्टर की आंखें लाल हो गईं और उसने बड़े बड़े पत्थरों को हवा में उछालकर छोटे वुकोंग पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। छोटा वुकोंग ये देखकर तुरंत उन पत्थरों से बचते हुए लगातार उस लावा रॉक मॉन्स्टर से मुकाबला करता रहा। मैंने इस समय छोटे वुकोंग को उसकी विशाल रूप धारण करने की क्षमता फाटन शियांगदी सक्रिय करने को नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानता था कि छोटे वुकोंग की ये क्षमता सिर्फ 3 मिनट तक ही चल सकती थी, जिसके बाद वो बेजान हो जाता और यहाँ जंगलों में छिपे हुए दुश्मन शायद 1 से ज्यादा थे। मुझे हालात का जायजा लेना होगा। जब सारे दुश्मन सामने आ जाएंगे, तब मैं छोटे वुकोंग से उसकी आखिरी जादुई कला का इस्तेमाल करवाऊंगा। इस समय थोड़ी दूरी पर 1 नंबर सीरीज के बैच वाले 2 परीक्षार्थी पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। ये दोनों वही लड़के थे जिन्होंने नंबर 1 हाई स्कूल के कैंटीन में ये कियाओ के साथ मिलकर लिन मो से झगड़ा मोल लिया था। इस लिन मो की ताकत तो वाकई काफी खौफनाक है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो इस लावा रॉक मॉन्स्टर का मुकाबला कर पाएगा? जिनमू, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तीसरे चरण के चरम स्तर का ये रॉक मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि अगर हमारी पूरी क्लास के लोग भी एक साथ आ जाएं, तो भी इसे मारना नामुमकिन होगा। और फिर प्रिंसिपल ने चुपके से हम दोनों को 2-2 स्पिरिट वस्तुएं सौंपी हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक तीसरे चरण के चरम स्तर की अनुबंध आत्मा को बाहर भेजा है और लिन मो की हालत पतली होने लगी है। हुआंग माओ ने अपने पास खड़े जिनमू से कहा। ये सुनकर जिनमू को उसकी बात सही लगी और उसने हामी में अपना सिर हिलाया। वे इस बार मुझे रोकने के लिए पूरी तैयारी से आए थे, क्योंकि नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल वोंग झेनलोंग ने चुपके से उन्होंने सील किए गए, जिनमें तीसरे चरण के चरम स्तर के मॉन्स्टर्स कैद थे। 4 स्पिरिट उपकरण उन दोनों को सौंप दिए थे, ताकि वे उन सभी को बाहर निकालकर मुझे रास्ते से हटा सकें। ऐसा करके वे ये पक्का करना चाहते थे कि लिन वुएर और ये कियाओ स्पिरिट एंट्रेंस एग्जाम में पहले और दूसरे पायदान पर कब्जा कर सकें। इस समय छोटा वुकोंग लगातार उस लावा रॉक मॉन्स्टर से लोहा ले रहा था। उसके हर एक प्रहार से वो विशाल दानव गुस्से में दहाड़ उठता था। लिनमो का ये बंदर तो वाकई बहुत ताकतवर है। मुझे लगता है कि तीसरे चरण के चरम स्तर का एक दानव अकेले इस बंदर को हरा नहीं पाएगा। क्यों ना हम बाकी के 3 दानवों को भी एक साथ बाहर निकाल दें। हुआंग माओ ने अपने पास खड़े जिनमू की तरफ देखकर कहा। उसकी बात खत्म होते ही जिनमू ने तुरंत हामी में सिर हिलाया। इसके ठीक बाद उसने तीसरे चरण के उस बीस्ट स्पिरिट को बाहर बुला लिया। जंगल के भीतर से एक तीखी और अजीब सी हंसने की आवाज गूंज उठी और एक विशाल उड़ने वाला दानव फ्लाइंग कुन बीस्ट उन दोनों के सामने प्रकट हो गया। उस दानव से एक अजीब सा संगीत गूंज रहा था। फ्लाइंग कुन बीस्ट, जाओ और लिन मो के उस बंदर को कुचल कर रख दो। जिनमू के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान आ गई और उसने चिल्लाकर आदेश दिया। ये कहते ही उस फ्लाइंग कुन बीस्ट ने अपने दोनों पंखों के बीच से बास्केटबॉल जैसी एक एनर्जी बॉल हमलावर तरंग छोड़ी, जो सीधे छोटे वुकोंग और उस लावा रॉक मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ी। छोड़ो यार, अब और वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लिन मो को जितनी जल्दी हो सके ठिकाने लगाते हैं और अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलते हैं। हुआंग माओ ने जब देखा कि जिन
लिनमो ने फ्लाइंग कुन बीस्ट को बाहर निकाल दिया है तो उसने भी तुरंत अपने जाइंट वुल्फ, विशाल भेड़िया और हंटिंग फाल्कन शिकारी बाज को बुला लिया। जाओ उस बंदर और लिनमो दोनों को खत्म कर दो। इस समय मैंने देखा कि अंधेरे में छिपे हुए नंबर 1 हाई स्कूल के छात्र अभी तक सामने नहीं आए थे, जिससे मेरी भौहें फिर से सिकुड़ गईं। क्या मेरा अंदाजा गलत था? अगर यहाँ सिर्फ एक ही अनुबंध आत्मा थी तो मुझे सीधे छोटे वुकोंग को रूप बदलने के लिए कह देना चाहिए था। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी जंगल से कुछ और खौफनाक ऊर्जाएं उभरने लगीं। मैंने अपनी नजरें दौड़ाईं तो देखा कि 3 और बीस्ट स्पिरिट्स तेजी से उसी दिशा में उड़े चले आ रहे थे जहां मैं खड़ा था। आखिरकार वे सब बाहर आ ही गए। ऐसा लगता है कि उस बूढ़े वांग ने मुझे रोकने के लिए वाकई बहुत बड़ा दांव खेला है। मेरे दिल में एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मैं बिना किसी डर के सीधे छोटे वुकोंग को आदेश दिया, छोटे वुकोंग जल्दी से विशाल रूप धारण करो फाटन शियांग दी। छोटे वुकोंग ने जैसे ही मेरा आदेश सुना उसके शरीर से एक बेहद क्रूर और हिंसक ऊर्जा फूटी। वो पलक झपकते ही 20 मीटर से भी ऊंचे एक प्राचीन दैत्य वानर में बदल गया। उसने पूरी ताकत से एक मुक्का उस लावा रॉक मॉन्स्टर को जड़ा। उस जानलेवा मुक्के के लगते ही वो विशाल चट्टानी दानव जमीन पर ढह गया, जिससे पूरी धरती और पहाड़ कांप उठे। इससे कुछ मिनट पहले मिलिट्री बेस कैंप के भीतर सभी लोग बिना पलक झपकाए सामने चल रही लाइव स्क्रीन को घूर रहे थे। जब प्रेसिडेंट हान ने स्क्रीन पर उस लावा रॉक मॉन्स्टर को देखा तो उनकी भौहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। कुछ गड़बड़ है, ये दानव ऐसा नहीं लग रहा जो इस उजाड़ घाटी के कस्बों में आम तौर पर पाया जाता हो, प्रेसिडेंट हान ने शक भरे लहजे में कहा। पास ही खड़े तियान हाई स्पिरिट एकेडमी के डायरेक्टर शू ने भी उनकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। आमतौर पर एग्जाम सेंटर में ज्यादा से ज्यादा तीसरे चरण की शुरुआत के दानव ही पाए जाते हैं। अगर कोई उससे ज्यादा ताकतवर दानव होता भी है तो सेना पहले ही पूरे इलाके को साफ कर देती है ताकि परीक्षार्थियों की सुरक्षा पक्की की जा सके। ऐसा लगता है कि आप लोगों के जियांगन शहर के इस एग्जाम सेंटर में कुछ ऐसी बदनाम और बुरी ताकतें घुस आई हैं जिनका मकसद सिर्फ जीनियस छात्रों का शिकार करना है। ये शायद मुमकिन नहीं है। लिनमो ने जिस डेमन स्पिरिट को अनुबंधित किया है उसके बारे में हमारे अलावा किसी और को अंदाजा नहीं है। अगर वो बुरी ताकतें जीनियस छात्रों का ही शिकार करने आई होती तो उनका सबसे पहला निशाना निश्चित रूप से 9 सितारा स्पिरिट को अनुबंधित करने वाले छात्र होते। प्रेसिडेंट हान ने मामले का विश्लेषण करते हुए कहा। ये सोचते ही उन्होंने तुरंत थोड़ी दूरी पर खड़े मिलिट्री अधिकारियों की तरफ देखा। वहां मौजूद कमांडर इन चीफ शू वेनफेंग का चेहरा भी गुस्से से खराब हो चुका था। कोई छात्र परीक्षा केंद्र के भीतर ऐसी चीजें लेकर कैसे आ सकता है जिसमें तीसरे चरण की स्पिरिट वस्तुएं सील थीं? आखिर ये किसकी करतूत है? परीक्षा के नियमों का इस तरह मजाक उड़ाने की हिम्मत किसने की? लिनमो नाम का ये परीक्षार्थी इस समय काफी खतरे में लग रहा है। मुझे उसे बचाने के लिए तुरंत अपने आदमियों को भेजना होगा। शू वेनफेंग की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने मातहतों को लिनमो की जान बचाने के लिए भेजने की तैयारी की। हालांकि ठीक इसी समय लाइव स्क्रीन पर अचानक तीसरे चरण के चरम स्तर के 3 और दानव दिखाई दिए। इस पल शू वेनफेंग और वहां मौजूद सभी दर्शक अपनी आंखें फाड़े स्क्रीन को देखने लगे। लिन हाई ने डर के मारे मुट्ठियां भींच ली थीं कि कहीं लिनमो को कुछ हो न जाए। प्रेसिडेंट हान और डायरेक्टर शू भी गुस्से में मिलिट्री कमांडर को घूर रहे थे। आपकी सेना ने एग्जाम सेंटर का ऐसा इंतजाम किया है? अब वहां तीसरे चरण के चरम स्तर के 4 दानव एक साथ आ चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? प्रेसिडेंट हान गुस्से में चिल्लाए। तभी स्क्रीन पर मौजूद छोटा वुकोंग अचानक 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा एक विशाल प्राचीन दैत्य वानर बन गया। उस प्राचीन दैत्य वानर ने एक जोरदार मुक्का उस लावा रॉक मॉन्स्टर के सीने के पार उतार दिया, जिससे वो 50-60 मीटर दूर जाकर गिरा। अगले ही पल उस प्राचीन दैत्य वानर ने एक विशाल पुराने पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया और एक ही जोरदार वार से बाकी के तीनों दानवों की तरफ घुमाया। एक खौफनाक टक्कर की आवाज आई। वो पेड़ का तना एक परछाई की तरह हवा में घूमा और सीधे उस फ्लाइंग कुन बीस्ट पर जाकर लगा। उसका वो मजबूत कवच भी उस एक ही वार से टूटकर 2 हिस्सों में अलग हो गया। ये लाइव नजारा देख रहे सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और मिलिट्री के जवानों ने एक ठंडी और राहत की सांस ली। वहीं जंगल के भीतर जाइंट वुल्फ और हंटिंग फाल्कन ने जब छोटे वुकोंग को इतना खूंखार देखा तो वे दोनों दुम दबाकर भागने की सोचने लगे। वुकोंग, इन्हें मत छोड़ना, इन्हें जान से मार दो, इन्हें भागने मत देना। यही तुम्हारे जागृत होने का सबसे बड़ा जरिया है। मैंने अपने चेहरे पर उत्साह लिए विशाल रूप धारण किए छोटे वुकोंग से कहा। छोटे वुकोंग ने यह सुनते ही मुझे बहुत ही आराम से अपनी उंगलियों में थामा और अपने कंधे पर बिठा लिया और मुझे साथ लेकर वो जंगल के भीतर पेड़ों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। अब और कहां भागोगे? तुम दोनों भला कहां बचकर जा सकते हो? मैं छोटे वुकोंग के कंधे पर खड़ा था और मेरी आंखों में एक कातिलाना चमक थी। इस समय बस नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल का चेहरा याद करके मेरा दिल और भी ज्यादा खुश हो रहा था। उनका चेहरा जरूर ऐसा हो गया होगा जैसे किसी ने मक्खी निगल ली हो। बूढ़े वांग, तुमने छोटे वुकोंग की ताकत को बहुत कम करके आंका था। इस बार स्टेट टॉपर का खिताब तो मैं ही लेकर रहूंगा। इस समय छोटा वुकोंग मुझे कंधे पर बिठाए उस जाइंट वुल्फ और हंटिंग फाल्कन के पीछे तेजी से दौड़ रहा था। छोटे वुकोंग ने पलक झपकते ही दूरी कम की और अपना एक विशाल हाथ बढ़ाकर उस जाइंट वुल्फ को दबोच लिया और एक ही मुक्के में उसे वहीं ढेर कर दिया। आखिर में छोटे वुकोंग ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से हवा में उछाला। हवा को चीरती हुई एक आवाज आई और वो पत्थर सीधे भाग रहे उस हंटिंग फाल्कन को जा लगा। पत्थर की चोट लगते ही हंटिंग फाल्कन नीचे गिर पड़ा और भाग नहीं सका। छोटा वुकोंग अभी भी लड़ाई के उस पूरे रोमांच में डूबा हुआ था। उसने लगातार कई मुक्के बरसाए और उस हंटिंग फाल्कन को सीधे कीमे में बदल दिया। बधाई हो होस्ट के छोटे बंदर वुकोंग को तीसरे चरण के चरम स्तर के दानवों, जाइंट वुल्फ और हंटिंग फाल्कन को सफलतापूर्वक मार गिराने पर। छोटे बंदर वुकोंग का
का जागृति मूल्य 120 अंक बढ़ गया है। विकास का फीडबैक लागू हो चुका है। रफ्तार और मानसिक शक्ति में 120 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। क्षमता का फीडबैक, जल नियंत्रण, स्टॉर्मी वेव्स। छोटे बंदर वुकोंग का जागृति मूल्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में एक बार जागृति की जा सकती है। चूंकि छोटा वुकोंग दूसरे चरण में अपग्रेड हो चुका था, इसलिए उसके विकास के फीडबैक से मिली मानसिक शक्ति और सभी शारीरिक गुण मेरे भीतर समा गए। मैंने अपने शरीर में ताकत का एक जबरदस्त सैलाब महसूस किया और मैं पलक झपकते ही एक दूसरे चरण का स्पिरिट मास्टर द्वितीय श्रेणी युलिंगशी बन गया। अब वाकई मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करना सबसे तेज तरीका है। तो अब जब मैं दूसरे चरण का स्पिरिट मास्टर बन चुका था तो मेरी खुद की शारीरिक क्षमता भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो चुकी थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने शरीर के भीतर मचलती ताकत को महसूस करके मेरे चेहरे पर एक बेहद उत्साह भरी मुस्कान आ गई। जल्द ही जैसे ही छोटे वुकोंग की विशाल रूप धारण करने की क्षमता फाटन शियांगदी का असर खत्म हुआ, वो तुरंत अपने असली छोटे रूप में वापस आ गया। हालांकि इस समय उसकी हालत थोड़ी थकी हुई और बेजान सी लग रही थी। ये विशाल रूप धारण करने की क्षमता असल में एक तरह के क्रूर बूस्टर उन्मादी ताकत की तरह थी, जिसका शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता था। खैर, जैसे जैसे छोटे वुकोंग का लेवल बढ़ेगा, इस स्किल के टिके रहने का समय भी यकीनन लंबा होता जाएगा। वैसे छोटे वुकोंग का जागृति मूल्य अब पूरा हो चुका है। पता नहीं जागृत होने के बाद वो किस रूप में बदलेगा और उसे कौन से नए स्किल्स मिलेंगे। ये सोचते ही मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे छोटे वुकोंग के स्टेटस पैनल को चेक किया। अनुबंध आत्मा, छोटे बंदर वुकोंग, स्तर दूसरा चरण, क्षमता 10 सितारा, जन्मजात प्रतिभा, वज्र जैसी अभेद्य काया, गजब की समझदारी, कौशल, बालों से क्लोन बनाना, सिर पर करारा प्रहार, बांधने की कला, त्वरित हमला असॉल्ट, विशेष क्षमता, विशाल रूप धारण करना, फाटन शियांगदी, जल नियंत्रण, स्टॉर्मी वेव्स। जागृति मूल्य 1000 बता 1000 वर्तमान में जागृति उपलब्ध। जागृति के बाद का रूप, मंकी किंग, सुंदर वानर, राजमेई हौवांग। जागृति में लगने वाला समय 2 घंटे। छोटा बंदर अपने इसी रूप में अपने बराबर के स्तर वालों को धूल चटा सकता है और अपने से एक लेवल ऊपर वाले से भी लोहा ले सकता है। तो मंकी किंग बनने के बाद वो भला कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मेरा दिल उत्साह से भर गया। मैं तुरंत छोटे वुकोंग को जागृत करना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इसमें पूरे 2 घंटे का समय लगेगा। अगर इन 2 घंटों में मैं दानवों का शिकार नहीं कर पाया तो मेरी अंक हासिल करने की रफ्तार काफी धीमी हो जाएगी। ऐसे में मुमकिन था कि ये कियाओ और बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएं। ऐसा लगता है कि जब तक मैं इन रास्ते के कांटों, ये कियाओ और उसके साथियों को ठिकाने नहीं लगा देता, तब तक मैं चैन से छोटे वुकोंग को जागृत नहीं कर पाऊंगा। मैंने मामले का विश्लेषण किया। इस तरह घात लगाकर किए गए हमले से मेरे दिल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। दोबारा किसी और साजिश का शिकार होने से बचने के लिए मैंने छोटे वुकोंग को स्पिरिट डोमेन युलिंग झेंजी के भीतर मौजूद स्पिरिट पूल में आराम करने के लिए भेज दिया। छोटे वुकोंग, तुमने बहुत मेहनत की। अब तुम आराम से स्पिरिट पूल के भीतर रहो और अपनी ताकत को वापस हासिल करो। मैं पहले उन चूहों को ढूंढ कर आता हूँ जिन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया था। मैंने छोटे वुकोंग के सिर को सहलाते हुए कहा और उसे उसकी हालत सुधारने के लिए एक रंगहीन क्रिस्टल, कलरलेस क्रिस्टल दे दिया। छोटा वुकोंग ये समझ गया कि ये ताकत बहाल करने की एक बेहतरीन चीज है, इसलिए उसने एक ही बार में उसे निगल लिया और आराम करने के लिए स्पिरिट डोमेन के भीतर चला गया। वहीं जंगल में जिन मू और हुआंग माओ थोड़ी दूरी पर छिपे हुए थे, वे दोनों छोटे वुकोंग के उस बदले हुए रूप और उसकी खौफनाक ताकत को देखकर इस कदर डर गए थे कि जमीन पर ही ढेर हो गए थे। अब क्या करें? लिनमो का वो बंदर तो साक्षात कोई राक्षस है। वो तीसरे चरण के चरम स्तर की अनुबंध आत्मा को भी मार सकता है। अब और क्या कर सकते हैं? वैसे भी प्रिंसिपल ने हमें जो काम सौंपा था वो तो पूरा हो ही चुका है। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। हुआंग माओ ने एक गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से जमीन से उठ खड़ा हुआ। ठीक इसी समय उनके ठीक सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसके हाथ में एक मिलिट्री चाकू, टैक्टिकल नाइफ चमक रहा था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। लिनमो, तुम हमें यहाँ कैसे ढूंढ पाए? ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तुम दोनों को ढूंढना कौन सा बड़ा काम है? क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम मेरी आंखों से बचकर छिप सकते हो? ये कहते ही मेरे शरीर से पानी के तत्व की एक जबरदस्त लहर उठी। आसपास मंडरा रही पानी की धुंध अचानक एक जगह जमा होने लगी और पारदर्शी क्रिस्टल के शीशों में बदल गई। ये छोटे वुकोंग की तरफ से लिनमो को मिला खास कौशल था, जल नियंत्रण, स्टॉर्मी वेव्स, जो पानी की धाराओं पर गजब का काबू देता था। उसने उन पानी की बूंदों को शीशों में बदल दिया था, जिससे आसपास की हर एक हलचल उसकी आंखों के सामने साफ रिफ्लेक्ट हो रही थी। ये तुम्हारी स्पिरिट मास्टर की जन्मजात प्रतिभा है? हुआंग माओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस मिलिट्री चाकू को मजबूती से थामा और एक परछाई की तरह तेजी से त्वरित हमले के साथ उनकी तरफ झपटा। ये देखकर वे दोनों पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत अपनी अपनी अनुबंध आत्माओं को बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी अनुबंध आत्माओं को बुला पाते, मेरी आकृति पलक झपकते ही उन दोनों के सामने आ गई। इसके ठीक बाद चांदी जैसी 2 चमकीली धारदार लकीरें हवा में चमकी और उनके हाथ उनके शरीर से अलग हो गए। उन दोनों को ढेर करने के बाद मैं तुरंत मुड़ा और वहां से निकल गया ताकि आगे बढ़कर ये कियाओ और बाकी लोगों को ढूंढ सकूं। मुझे मामले को बड़ा करने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उन दोनों ने ही पहले मेरे खिलाफ कातिलाना इरादा रखा था और तीसरे चरण के चरम स्तर के 4 दानव मुझ पर छोड़े थे। इसलिए जब मुझे उन्हें खत्म करने का मौका मिला तो मैंने उसे हाथ से जाने नहीं दिया। इस समय लाइव स्क्रीन पर लिनमो को उन दोनों को ठिकाने लगाते देख वांग झेनलोंग का दिल गुस्से से और ज्यादा उबलने लगा। ये दोनों निकम्मे तीसरे चरण के चरम स्तर की 4 ताकतें पास होने के बाद भी लिनमो को बाहर नहीं कर पाए। इनका मरना ही सही था। खैर, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। अगर मिलिट्री के अधिकारी
अधिकारी इसकी जांच भी करेंगे तो मैं सीधे अनजान बन जाऊंगा और बात को रफा दफा कर दूंगा। मिलिट्री बेस कैंप के भीतर मौजूद सभी अधिकारी लाइव स्क्रीन को देख रहे थे। इस समय प्रेसिडेंट हान और त्यान हाई एकेडमी के डायरेक्टर शू के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। लिन मो नाम के इस लड़के ने अपने पास ऐसा हुनर भी छिपा रखा था, इसने तो वाकई मेरी आंखें खोल दी। वहीं दूसरी तरफ लिन वुएर और ये कियाओ अपने 3 साथियों के साथ नदी के किनारे पहले चरण के 100 से ज्यादा आम स्तर के दानवों का सफाया कर चुकी थी। वहां ये कियाओ अपने थंडर टाइगर किंग को बिजली इकट्ठा करने का आदेश दे रही थी ताकि दानवों के झुंड पर बिजली गिराई जा सके। अगले ही पल बिजली कड़की और 10 से ज्यादा दानव वहीं ढेर हो गए। कुछ मिनटों बाद उनके साथ मौजूद एक लड़के की नजर अचानक लीडर बोर्ड पर हो रहे अंकों के बदलाव पर पड़ी तो वो चौंक कर चिल्ला उठा, वुएर क्लासमेट, तुम्हारी रैंकिंग पहले नंबर पर पहुंच चुकी है और ये कियाओ के पॉइंट्स भी दूसरे नंबर पर आ गए हैं। क्या वुएर पहले नंबर पर आ गई? ये कियाओ ने अपने साथी की चीख सुनी तो उसकी आंखों में एक सुखद आश्चर्य छा गया। उसने तुरंत अपने स्मार्ट ट्रैकर का प्रोजेक्शन ऑन किया। परीक्षार्थी लिन वुएर, रैंक 1, वर्तमान अंक 1600। परीक्षार्थी ये कियाओ, रैंक 2, वर्तमान अंक 1438। परीक्षार्थी लिनमो, रैंक 3, वर्तमान अंक 1360। लिनमो के अंक अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं। क्या उसे परीक्षा से बाहर कर दिया गया है? ये कियाओ ने जब देखा कि लिनमो के पॉइंट्स पिछले आधे घंटे से बिल्कुल वैसे ही टिके हुए हैं तो उसके चेहरे पर एक गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी के भाव आ गए। वहीं लिन वुएर भी ये देखकर समझ चुकी थी कि लिनमो को प्रिंसिपल द्वारा तैनात किए गए लोगों ने परीक्षा से बाहर कर दिया है। कितने अफसोस की बात है। मैं तो उसके साथ एक बराबरी का मुकाबला करना चाहती थी ताकि ये देख सकूं कि मेरी 9 पूंछ वाली लोमड़ी, महारानी और उसके बंदर में से कौन ज्यादा ताकतवर है। पास ही खड़ी ये कियाओ जब लिन वुएर को इस हाल में देखा तो उसके दिल में एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसके लिए अब सबसे बड़ा खतरा यानी लिनमो रास्ते से हट चुका था तो अब उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर लिन वुएर ही बची थी। भले ही तुम्हें 9 सितारा अनुबंध आत्मा मिल गई हो तो क्या हुआ, थोड़ी देर में मैं इन तीनों चमचों के साथ मिलकर तुम्हें भी यहाँ से लात मारकर बाहर कर दूंगी। फिर देखती हूँ कि तुम इतने पॉइंट्स कैसे बटोरती हो। प्रिंसिपल भी कितने हसीन सपने देख रहे थे, चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए पॉइंट्स छोड़ दूं ताकि तुम यूलिन की एंट्रेंस एग्जाम टॉपर बन सको। अगर उन्होंने मुझसे ये वादा न किया होता कि वे लिनमो को रास्ते से हटा देंगे तो कौन तुम जैसी बेशरम लड़की के साथ टीम बनाना चाहता। ये कियाओ ने लिन वुएर को तिरछी नजरों से देखते हुए मन ही मन बेहद हिकारत से सोचा। चूंकि वाइल्डरनेस वैली टाउन उजाड़ घाटी का कस्बा काफी बड़े इलाके में फैला हुआ था इसलिए मेरे लिए तुरंत लिन वुएर, ये कियाओ और उनके साथियों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन लिन वुएर और ये कियाओ के तेजी से बढ़ते पॉइंट्स को देखकर मैं तुरंत समझ गया कि वे दोनों निश्चित रूप से किसी ऐसे इलाके में मॉन्स्टर्स का शिकार कर रही हैं जहां दानवों का बहुत बड़ा झुंड मौजूद है। ये सोचते ही मैंने सीधे अपने कॉम्बैट बैग से कस्बे का मैप बाहर निकाला और उसका बारीकी से मुआयना किया। मैप पर साफ दिख रहा था कि दानवों के सबसे घने झुंड वाले इलाके कहाँ थे। परीक्षा खत्म होने में अभी काफी वक्त था और मेरे पास उन तक पहुंचने के लिए पूरा समय था। इसी बीच लिन वुएर और ये कियाओ की टीम उस कस्बे के भीतर नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए दानवों का सफाया कर रही थी। इस दौरान ये कियाओ ने छुपकर अपनी चालें चलना शुरू कर दिया था और वो बीच बीच में 1-2 दानवों को खुद मार देती थी। लिन वुएर के शिकार छीन लेती थी। अरे आई एम सो सॉरी वुएर, मेरे थंडर टाइगर किंग के हमले का दायरा बहुत बड़ा है। नदी के भीतर मौजूद दानव जैसे ही उसकी बिजली की चपेट में आते हैं वे सीधे ढेर हो जाते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना लें, ऐसा करने से हम दोनों को आराम से पॉइंट्स बटोरने में आसानी होगी। ये कियाओ ने लिन वुएर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ये बात सुनकर लिन वुएर ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। जल्द ही उन दोनों की टीमें धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगी। ठीक इसी समय नदी के पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा। आगे खड़ी ये कियाओ और उसके 3 साथियों ने जब ये देखा तो वे अनजाने में ही नदी के किनारे से कुछ कदम पीछे हट गए। ये कियाओ जरा वहां देखो, ऐसा लग रहा है कि वहां से कोई इस तरफ आ रहा है। ये सुनकर ये कियाओ ने अपना सिर घुमाया और दूर नदी के बीचों बीच देखा। वहां काले कपड़े पहने, पैरों के नीचे पानी की एक विशाल लहर को दबाए एक आकृति तेजी से उन्हीं की दिशा में बढ़ी चली आ रही थी। ये तो लिनमो है। वो तेजी से लिन वुएर की दिशा में भागी। उन तीनों साथियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी अपनी अनुबंध आत्माओं को आदेश दिया ताकि वे आगे बढ़कर लिनमो का रास्ता रोक सकें। सिर्फ तुम तीनों के दम पर मुझे रोकने चले हो? आज ये कियाओ के बचने का कोई रास्ता नहीं है।